So today we will start our first unit of our course Optical Network and Satellite Communication. As we all know, the first 3 units of this course is based on or dedicated to the optical fiber communication. And last 2 units on satellite communication. Okay. So today we will start our first unit, Fundamentals of Fiber Optic Communication. जो सिलेबस है उसका करिकुलम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. दिस इज आवर फर्स्ट यूनिट, फंडामेंटल्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन. उसके कुछ यूनिट आउटकम है. डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड फीचर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. उसके बाद है कंपेयर वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर फॉर गिवन मोड एंड इंडेक्स प्रोफाइल. उसके बाद है एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम. देन explain the working principle of given optical source and detector. These are the 4 unit outcomes of this unit that will come out of this unit. और उसमें जो टॉपिक है, the topic and सब टॉपिक्स आर आल्सो गिवन हियर. इसमें 5 मेन पॉइंट्स है जिसको हम बीट्स बोलेंगे. इस यूनिट में मेन 5 बीट्स है. 1.1 ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के क्या है, उसकी हिस्ट्री, उसके बाद उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस के बारे में हम देखेंगे. उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल. ऑप्टिकल फाइबर केबल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे वो कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, वो हम देखेंगे. और नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एंड इंडेक्स प्रोफाइल. अब ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है, जो इसका जो इंटरनल आर्किटेक्चर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है. स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स होता है. तो उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब कौन से मोड में लाइट उस ऑप्टिकल फाइबर केबल से प्रोपेगेट होती है, उसके बारे में ये पॉइंट 1.3 में देखेंगे हम. फिर नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम. फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम की जो ब्लॉक डायग्राम है वो हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे. देन नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट इस यूनिट का, ऑप्टिकल कंपोनेंट्स. ऑप्टिकल कंपोनेंट्स में सोर्सेस एंड डिटेक्टर्स आते हैं. मतलब ऑप्टिकल कम्युनिकेशन करने के लिए जो जो एनर्जी, जो सिग्नल रहता है, वो सिग्नल का फॉर्म कैसे रहता है आपको मालूम है, वो लाइट के फॉर्म में रहता है. और लाइट ये जो है, हमें क्या करना होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है वो लाइट होता है. तो हमारे जो जो भी ओरिजिनल सिग्नल होगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. वो ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है. एनी फॉर्म ऑफ द सिग्नल वी मे हैव एट द ट्रांसमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है, उस सिग्नल को, फिजिकल सिग्नल को या फिजिकल एनर्जी को हमें फर्स्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है. तो हम क्या करेंगे, फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम वहाँ पे ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे. और फिर ट्रांसड्यूसर क्या करेंगे, उस फिजिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करेंगे. और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम डायरेक्टली केबल से ही ट्रांसमिट कर सकते हैं. पर हमें अगर फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन करना है तो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन लाइट में करेंगे फर्स्ट. तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन लाइट सिग्नल में करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्टिकल सोर्सेस यूज करेंगे. और ऑप्टिकल सोर्सेस यहाँ पे कौन से रहेंगे, फॉर एग्जांपल लाइट इमिटिंग डायोड एंड लेजर डायोड. तो लाइट इमिटिंग डायोड मतलब एलईडी और लेजर, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन लाइट में करते हैं. और वो लाइट हम फाइबर ऑप्टिक केबल को कपल करके उसमें से ट्रांसमिट करेंगे. और जो डिटेक्टर रहते हैं ये होगा ट्रांसमीटर में. और अब रिसीवर में क्या होगा,
रिसीवर में फिर से हमें लाइट का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करना पड़ेगा। तो इसीलिए लाइट का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करने के लिए हम वहां पे ऑप्टिकल डिटेक्टर्स यूज करेंगे। और ऑप्टिकल डिटेक्टर के एग्जांपल्स कौन से हैं? फोटो डायोड, फोटो सेल, फोटो ट्रांजिस्टर, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिटेक्टर। ऑप्टिक ये वर्ड रिलेटेड है लाइट से। ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट। ओके, तो फोटो ये सोर्सेस और डिटेक्टर जो है, जो हमें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में लगने वाले हैं, एलईडी, लेजर, फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो सेल, ये हम सब ये पॉइंट में स्टडी करेंगे 1.5 में। सो ये हो गया आपके यूनिट 1 का ओवरव्यू कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस यूनिट में एक चीज देखने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि वेरियस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिया होता है, और हर फ्रीक्वेंसी रेंज का कुछ एप्लीकेशंस होता है। तो वो हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो, जो सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल मतलब क्या? जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों भी प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। अब देखो, ये रेड कलर से आपको दिख रहा है वो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ब्लू कलर से आपको कलर में आपको दिख रहे हैं वो सपोज मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ है यहाँ पे, और देयर इज अ 90 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या वेव स्पेस से ट्रेवल होती है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का ऐसा नेचर होता है, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और एक हॉरिजॉन्टल अगर होती है तो दूसरी वर्टिकल होती है, और दोनों का नेचर साइनोसॉइडल होता है। और एक दो सक्सेसिव क्रिस्ट में, या दो सक्सेसिव ट्रफ में, या दो सक्सेसिव आइडेंटिकल पॉइंट में जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। दैट इज द लेंथ ऑफ द वेव। अब एक वेव किसको बोलते हैं? एक साइकिल को। और साइकिल क्या होती है? इट इज द मिनिमम रिपीटेड पोर्शन इन अ वेव। एक वेव में जो मिनिमम रिपीटेड पोर्शन होता है उसको साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप ऐसा भी पकड़ सकते हो उसको कि ये एक क्रिस्ट और एक ट्रफ, मतलब एक पॉजिटिव पीक और एक नेगेटिव पीक भी एक साइकिल है, और एक साइकिल को यहाँ पे एक वेव बोलते हैं। और उसकी जो डिस्टेंस है, जितना टाइम लगता है उसको यहाँ से यहाँ तक जाने, सॉरी, जितना डिस्टेंस वो कवर करती है यहाँ से यहाँ तक, या दो आइडेंटिकल पॉइंट तक, उसको उस वेव की लेंथ बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा इज नथिंग बट द वेव लेंथ। ठीक है, सो व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द, it is the distance covered by a wave, it is distance covered by a single wave। okay, और सिंगल वेव मतलब जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना डिस्टेंस वो वेव कवर करती है उसको वेव लेंथ बोलते हैं। एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर। वो किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो देखो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है वो उन दोनों को परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे ये ग्राफ के जरिए यहाँ पे दिखाई, देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो तीनों भी कंपोनेंट एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब क्या? हर हर एक कंपोनेंट का दूसरे अदर कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो दिस इज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम देखेंगे, और उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। दिस इज द ट्रांसवर्स नेचर। जनरली दो टाइप की वेव होती है, एक लॉन्जिट्यूडिनल और एक दूसरी ट्रांसवर्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा रहता है? ट्रांसवर्स रहता है। और जो लॉन्जिट्यूडिनल रहता है वो ऑडियो सिग्नल का नेचर रहता है, जिसमें कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रिक्शन रहता है। ठीक है, सो नाउ विल मूव टू द
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? अब ये स्पेक्ट्रम मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट अ ग्राफ। स्पेक्ट्रम ये एक ग्राफ रहता है जिसमें किसी भी एक क्वांटिटी की ग्रेजुअल वैल्यूज प्लॉट की रहती है, सक्सेसिव, कम से लेके ज्यादा तक, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक एक किसी भी कंपोनेंट की एक वैल्यू प्लॉट की रहती है। और हर जो डिफरेंट वैल्यूज रहती है उसकी, या डिफरेंट, हम उसको बैंडविड्थ बोल सकते हैं, स्लॉट बोल सकते हैं, उसका कुछ एप्लीकेशंस, किस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए वो यूज होता है वो भी उसमें मेंशन किया रहता है, तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज प्लॉट कर रहे हैं, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहती है वो लो फ्रीक्वेंसी से लेके तो मैक्सिमम हाई फ्रीक्वेंसी तक हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। अब देखो, शुरू में वेव की फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने साइकिल्स वो कंप्लीट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। और एक वेव कंप्लीट करने के लिए या एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगता है, टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं कि वो टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है। दिस ऑल टर्मिनोलॉजीज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस लेक्चर्स और प्रीवियस सब्जेक्ट्स और कोर्सेज, या प्रीवियस सेमेस्टर में आपने ऑलरेडी ये सब पढ़ा है। इट इज जस्ट ए रिवीजन। तो क्या होता है वेवलेंथ? क्या होता है आपको मालूम होगा। यहाँ पे वेवलेंथ मतलब इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव और वन साइकिल, इट इज ए वेवलेंथ। अब ये ऐसे कितने साइकिल? अब पहली बात तो साइकिल क्या है? साइकिल मतलब क्या है? मिनिमम रिपीटेड पोर्शन ऑफ ए वेव इज कॉल्ड एज साइकिल। अब ऐसा ही पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये मिनिमम रिपीटेड पोर्शन जो रहता है उसको एक साइकिल बोलते हैं। अब देखो, इसमें एक क्रिस्टी और एक ट्रफ है। ये एक ये जो मिनिमम रिपीटेड पोर्शन है, उस मिनिमम रिपीटेड पोर्शन को क्या बोलते हैं? साइकिल। अब ऐसे एक साइकिल कवर करने के लिए जितना डिस्टेंस, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना डिस्टेंस कवर किया है उस वेव ने, उसको बोलते हैं उसकी वेवलेंथ। ओके। और ऐसे नंबर ऑफ कितने साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट होते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी नथिंग बट नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो ऐसे अगर 1000 साइकिल अगर एक सेकंड में कंप्लीट होते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 1000 साइकिल्स पर सेकंड। उसको दूसरा यूनिट भी है जिसको हर्ट्ज बोलते हैं। तो ये होगा फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या है कि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगता है, टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज नथिंग बट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। तो वो उसको सेकंड में होता है। ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पे कैसे दिखा है? लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक। सो स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड में लो फ्रीक्वेंसी और राइट साइड में हाई फ्रीक्वेंसी। सो लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ कम हो रही है। वेवलेंथ जब बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है। देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ओके। अब देखो, लो फ्रीक्वेंसी किस लिए यूज होता है? रेडियो, उसको रेडियो सिग्नल बोलते हैं। उसके बाद इंफ्रारेड सिग्नल रहता है। इंफ्रारेड के बाद विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज। अब इसमें जो लो फ्रीक्वेंसी वो कहाँ यूज होती है? इट इज यूज टू ब्रॉडकास्ट द रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल। जो रेडियो सिग्नल रहता है वो कुछ किलो हर्ज या मेगा हर्ज में होता है, जो रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है माइक्रोवेव, जो 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक रहता है। और वो कहाँ यूज किया जाता है? इट इज यूज इन कुकिंग, माइक्रोवेव ओवन। उसके बाद वो रडार में यूज किया जाता है। फिर टेलीफोन एंड अदर सिग्नल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। जनरली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये माइक्रोवेव सिग्नल यूज किया जाता है, जो 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है, जो हमने ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर में देखा है। उसके बाद इंफ्रारेड। इंफ्रारेड सिग्नल क्या होता है?
It transmits heats from sun, fires और रेडिएटर्स. इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट, ये पूरा लाइट स्पेक्ट्रम है. ये बात समझ लो आप. ये जो नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड से चालू होती है अल्ट्रावायलेट तक, तो उसको लाइट स्पेक्ट्रम बोलते हैं. और लाइट स्पेक्ट्रम के भी दो टाइप्स रहते हैं, एक विजिबल लाइट और दूसरा इनविजिबल लाइट. तो विजिबल लाइट जो रहता है वो हम हमारे आंखों से देख सकते हैं, जिसमें कलर्स होते हैं. और इनविजिबल लाइट मतलब वो होता तो लाइट ही सिग्नल है, पर हमारे आंखों से नहीं दिखता. जैसे इंफ्रारेड है. इंफ्रारेड इज अ लाइट सिग्नल बट वी कैनॉट सी इट बाय आवर नेकेड आईज. अल्ट्रावायलेट इज ऑल्सो द लाइट सिग्नल बट वी कैनॉट सी इट बाय आवर नेकेड आईज. सो जरूरी नहीं है कि जो आंखों से दिखता है वही लाइट हो. कुछ कुछ लाइट स्पेक्ट्रम हमारे आंखों से नहीं दिखता है, फिर भी उसको लाइट ही बोलते हैं. जैसे साउंड में भी होता है कि कुछ साउंड सिग्नल हम कानों हमारे कान से नहीं सुन सकते. इसका मतलब ये नहीं है कि वो साउंड नहीं है. अगर वो साउंड ऑडिबल रेंज में होगा 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज, तभी हम उसको सुन सकते हैं. जैसे जैसे अल्ट्रासोनिक वेव है. तो अल्ट्रासोनिक ये साउंड है, पर हम उसको सुन नहीं सकते. क्यों? क्योंकि ये हमारे ऑडिबल रेंज के बाहर है. इन द सेम वे यहाँ पे इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट ये लाइट ही है, पर हम उसको देख नहीं सकते. तो इंफ्रारेड क्या है? इंफ्रारेड ये विजिबल स्पेक्ट्रम के पहले चालू होता है. मतलब 0 यहाँ पे अब वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है. तो 0.7 माइक्रोमीटर, 0.7 माइक्रोमीटर ये रेड की वेवलेंथ है. और 0.4 माइक्रोमीटर ये वायलेट की वेवलेंथ है. ओके. अब इंफ्रारेड उससे पहले स्टार्ट होता है, और वो ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, सन से जो हीट ट्रांसमिट हो रही है उसमें इंफ्रारेड रहता है. या हम रिमोट कंट्रोल में जो यूज करते हैं टीवी के, जो लाइट हमें दिखता नहीं है, चैनल स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए, चैनल चेंज करने के लिए, तो वहाँ पे भी इंफ्रारेड लाइट होता है. तो फायर्स और रेडिएटर से भी वो इंफ्रारेड सिग्नल जनरेट होता है. उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम रहता है. विजिबल मतलब जो हम आंखों से देख सकते हैं, जिसमें शुरू में जो कलर रहता है वो रहता है रेड, और एंड में रहता है वायलेट. तो रेड और वायलेट के बीच में सब कलर्स रहते हैं. सो विच इज द कलर दैट स्टार्ट्स आफ्टर द इंफ्रारेड? दैट इज द रेड. रेड की वेवलेंथ रहती है 0.7 माइक्रोमीटर. और जो एंड होता है वो होता है वायलेट में, जिसकी वेवलेंथ रहती है 0.4 माइक्रोमीटर. ओके. और मेक्स थिंग्स एबल टू सीन. अब ये हमें इस विजिबल लाइट से चीजें दिखती है. और जो उसके बाद वायलेट के बाद जो लाइट सिग्नल आता है वो है अल्ट्रा वायलेट. अब ये अल्ट्रा वायलेट इट इज एब्जॉर्ब बाय द स्किन यूज्ड इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब. ये स्किन एब्जॉर्ब करती है उसको, और वो फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी उसका यूज किया जाता है. और जनरली ये अल्ट्रा वायलेट मतलब यूवी रेज, ये हमारे स्किन के लिए डेंजर रहते हैं, हजार्डस रहते हैं. अल्ट्रा वायलेट रेज जो रहते हैं वो हम अगर नेकेड आइज से भी देखते हैं तो हमारे रेटिना को भी उसका डेंजर रहता है. इसलिए वी कैनॉट सी द अल्ट्रा वायलेट रेज बाय आवर आइज. अगर हमने हमारे आइज में होगा या स्किन पे अगर गिरे तो उसका इरिटेशन होता है, एंड देयर में बी स्किन प्रॉब्लम. तो उसके बाद के हर उसकी बात की जो ये अल्ट्रा वायलेट के बाद हर जो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है वो हमारे बॉडी के लिए डेंजर रहता है. जैसे एक्सरे हो गया या गामा रेज हो गया. गामा रेज ये जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है अभी तक जो डिटेक्ट की है. ये मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए या साइंटिफिक रिसर्च एप्लीकेशंस के लिए उसका यूज किया जाता है, या डिफेंस में भी उसका यूज किया जाता है. ठीक है. अभी एक्सरेज का यूज किया जाता है, आपको मालूम है. यूज टू व्यू द इनसाइड ऑफ बॉडी एंड ऑब्जेक्ट. हमारे शरीर में या बॉडी में अगर कोई चीज गई है, अनवांटेड चीज, या कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो वो डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरे का यूज करते हैं. उसके बाद गामा रेज है. गामा रेज का यूज करते हैं यूज इन द मेडिसिन फॉर किलिंग द कैंसर सेल. कैंसर के सेल किल करने के लिए भी उसका यूज होता है गामा रेज का. गामा रेज जनरली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में. ओके. so this is the overview of electromagnetic spectrum, general overview.
अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक दूसरी डायग्राम है। रेडियो, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल जो रेड से स्टार्ट होता है और वायलेट तक एंड होता है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रे और फिर गामा रे। ये उसके बीच में भी बहुत सारे वेव्स होते हैं, उसको बहुत सारे नॉमेनक्लेचर है। पर हम ये जो देख रहे हैं, दिस इज द these are the important and main terminologies or the slots we can say। देखो, लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ क्या होती है, कम होती जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाती है और एनर्जी भी बढ़ते जाती है। ठीक है, यहाँ पे लो वेवलेंथ होती है, लो एनर्जी होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है। लॉन्ग वेवलेंथ होती है, लो एनर्जी होती है और लो फ्रीक्वेंसी होती है इस साइड में। और इस साइड में, राइट साइड में, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है और नैनोमीटर में भी होती है, और एनर्जी हाई होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ते जाती है, उस उतनी उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ते जाती है। समझ में आ गया? So energy content in a electromagnetic wave increases with increase in the frequency. The radiation behind radios, visible light and nuclear blast is all exactly the same thing, just with a different amount of energy. ठीक है, so energy content increases with increase in the frequency. So रेडियो वेव में कम एनर्जी रहती है, गामा रेज में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है। ठीक है, so this is also one of the image of electromagnetic spectrum। यहाँ पे भी दिया हुआ है। आई विल शो यू सेवरल इमेजेस सो दैट यू विल कम टू नो और यू विल बी मोर फैमिलियर विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे दिखा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, राइट साइड में कम फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है और एनर्जी कम होती जा रही है। देखो यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ, हायर, आप कैसे भी दिखा सकते हो, इसकी मिरर इमेज भी दिखा सकते हो। You can show electromagnetic spectrum from low frequency to high frequency or from high frequency to low frequency। ओके, यहाँ पे देखो हाई फ्रीक्वेंसी टू लो फ्रीक्वेंसी दिखा है, मतलब लो वेवलेंथ टू हाई वेवलेंथ दिखा है। सो यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ है, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर एनर्जी है, और इस साइड में लॉन्गर वेवलेंथ है, लो फ्रीक्वेंसी और लोअर एनर्जी है। देखो, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। रेडियो मतलब टीवी ट्रांसमिशन के लिए, एफएम के लिए, एएम के लिए, ये रेडियो हम जनरली ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव रहता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी रहता है, जिसमें गीगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ये किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में, ये गीगा हर्ट्ज में रहता है, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद इंफ्रारेड रहता है, जो लाइट ही रहता है पर विजिबल नहीं रहता। फिर विजिबल आता है, जो रेड से स्टार्ट होता है, वायलेट में एंड होता है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट आता है, फिर एक्स रे, फिर गामा रे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इमेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पेनिट्रेट्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक हमने ये शो किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखो, रेडियो जिसकी फ्रीक्वेंसी जनरली 10⁻³ रहती है, सॉरी ये वेवलेंथ है 10⁻³ मीटर, मतलब 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तक उसकी लेंथ रहती है रेडियो वेव की। 1 किलोमीटर मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पीक जो रहता है, उसकी जो लेंथ रहती है, वेव लेंथ, वो 1 किलोमीटर तक रहती है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है, तो माइक्रोवेव की 10⁻², इंफ्रारेड की 10⁻⁵, विजिबल की 0.5 इंटू 10⁻�6, अल्ट्रा वायलेट की 10⁻8, एक्सरे की 10⁻10, इसको एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम, और गामा रेज की 10⁻12। तो बहुत कम 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 होती जाती है। तो जनरली जो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ रहती है, वो एक बड़े बिल्डिंग की इतनी होती है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, तो फिर वो एक ह्यूमन के साइज के जैसी होती है। फिर ये हनी बी की जो रहता है उसके साइज की होती है। फिर वो पिन पॉइंट के साइज की होती है।
फिर वो प्रोटोजोन जो रहते हैं हमारे बॉडी में, प्रोटोजोन के साइज की होती है, फिर मॉलिक्यूल के साइज की होती है, फिर एटम के साइज की होती है, फिर एटम एटम में जो न्यूक्लियस रहता है उस न्यूक्लियस के साइज की होती है। उतनी कम होती जाती है वेवलेंथ। ठीक है, देखो एक बड़ी बिल्डिंग है सपोज बुर्ज खलीफा, जो 1 किलोमीटर लंबी है, तो उसके इतनी साइज की वो वेवलेंथ होती है रेडियो के लिए, रेडियो सिग्नल की। और जैसे जैसे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वो एक एटॉमिक न्यूक्लिया के साइज की इतनी होती है। तो देखो कितना चेंज होता है वेवलेंथ में। ठीक है, सो पेनिट्रेट्स अर्थ एटमॉस्फेयर वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है मीटर में, वो वेवलेंथ ऐसी कम 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 होती जाती है। तो सबसे कम वेवलेंथ रहती है गैमा रेज की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रहती है रेडियो वेव की। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी देखो, ये वेवलेंथ दिखा है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है रेडियो वेव की 10⁴ हर्ज होती है। मतलब 10⁴ हर्ज मतलब कितना हो गया वो, 10 किलो हर्ज। ठीक है, फिर माइक्रोवेव की होती है 10⁸, मतलब 100, जनरली 1 GHz से ऊपर। उसके बाद इंफ्रारेड होती है 10⁻12, मतलब जिसको टेरा हर्ज बोलते हैं। उसके बाद विजिबल लाइट 10⁻15 पीटा हर्ज, तो 10⁻16 एक्सा हर्ज, 10⁻18 ईटा हर्ज, 10⁻20। तो 10⁻20 हर्ज इतनी मैक्सिमम मैसिव फ्रीक्वेंसी उसकी रहती है गामा रेज की। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी कम होती है। टेम्परेचर ऑफ बॉडीज इमिटिंग द वेवलेंथ, देखो टेम्परेचर ऑफ बॉडीज इमिटिंग द वेवलेंथ, तो 1 किलो, 1 केल्विन, 100 केल्विन, 10,000 केल्विन और 10 मिलियन केल्विन। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो टेम्परेचर भी है बॉडीज का बढ़ते जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी कंटेंट बढ़ते जाता है। ओके, सो लो फ्रीक्वेंसी में लो टेम्परेचर रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो आप अगर एक्सरे और गामा रेज देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, हीट बहुत ज़्यादा रहती है। तो फ्रीक्वेंसी, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इंक्रीजेस, द टेम्परेचर कंटेंट इन दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर सिग्नल इंक्रीजेस। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होती है तो उसमें का उसका टेम्परेचर बढ़ता है। देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, टाइप्स ऑफ वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। दीज आर द मेजर nomenclatures और मेजर स्लॉट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी। देखो वेवलेंथ इधर इस साइड में वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ राइट टू लेफ्ट इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, और बीच में विजिबल लाइट रहता है। तो हम फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के लिए विजिबल लाइट यूज करने वाले हैं, यू मस्ट रिमेंबर इट। हमें फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में कौन सा सिग्नल ट्रांसमिट करना है, फाइबर ऑप्टिक केबल से विजिबल लाइट ट्रांसमिट करना है। नेक्स्ट है ये फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट में इंक्रीज हो रही है। दिस व्यूज आर अबाउट द साइज ऑफ, ये ऑलरेडी हमने लास्ट स्लाइड में देखा। माउंटेन के साइज क्या होता है, उसकी वेवलेंथ माउंटेन के साइज की। फिर फुटबॉल पिच, फिर ह्यूमन के साइज, फिर हनी बी, फिर पिन पॉइंट, फिर बैक्टीरिया, फिर मॉलिक्यूल, एटम और एटम का न्यूक्लिया, इतनी कम होती जाती है उसकी वेवलेंथ। ठीक है, कहाँ से, लेफ्ट से राइट तक। जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है वेवलेंथ कम होती जाती है, और वेवलेंथ एक माउंटेन की इतनी होती है तो एक एटम के न्यूक्लिया के बराबर हो जाती है जब वो गामा रे तक पहुंचती है। ठीक है, सो डिफरेंट स्लॉट के डिफरेंट एप्लीकेशन है, वो भी हमने देखा। दिस इज अनदर इमेज, हर इमेज में कुछ नया नया इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो नॉन आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग, ये वेवलेंथ उसको बोलते हैं जो सक्सेसिव पॉइंट में जो डिस्टेंस होता है।
फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू वेवलेंथ, और स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। जो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। So f is equal to c by lambda, where f is the frequency of the signal, c is the speed of light, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो फिक्स रहती है, वो कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू रहती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, और 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। तो मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इतनी रहती है। और वेवलेंथ मतलब उसकी लेंथ और डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव। देखो जियो मैग्नेटिक एंड सब उसको एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फिर वेरी लो फ्रीक्वेंसी, फिर लो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मीडियम फ्रीक्वेंसी, फिर हाई फ्रीक्वेंसी, फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, फिर सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मिलीमीटर वेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद रेड, उसके बाद वायलेट, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गैमा रेज, और गैमा रेज को ही कॉस्मिक रेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब बाद में ये उसका एप्लीकेशंस वगैरह कहाँ होता है ये भी हम देखें। अर्थ एंड सब वेव्स में उसका यूज होता है लो फ्रीक्वेंसी का। फिर एसी पावर जनरेशन में उसका यूज होता है, जो एसी पावर रहती है 50 हर्ट्ज की, वो भी क्या रहती है, लो फ्रीक्वेंसी रहती है। फिर सीआरटी मॉनिटर में यूज होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी। फिर मोबाइल एएम एफएम के लिए भी रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होता है। फिर टीवी में माइक्रोवेव यूज होता है। सेल या पीसीएस में माइक्रो एंड सैटेलाइट में यूज होता है ये माइक्रोवेव सिग्नल। उसके बाद सनलाइट में इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट ये तीनों भी होते हैं। सनलाइट इज मेड अप ऑफ विजिबल एज वेल एज इनविजिबल स्पेक्ट्रम। और एक्स रेज मेडिकल के लिए यूज होता है। और गामा रेज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो रेडियो एक्टिव सोर्सेस रहते हैं उसमें उसका यूज होता है। फिर है लाइट वेव स्पेक्ट्रम। अब लाइट वेव स्पेक्ट्रम कैसा रहता है, जनरली मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 0.7 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होता है और 0.4 माइक्रोमीटर में एंड होता है। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे रेड से स्टार्ट होता है और ये वायलेट में वो एंड होता है, और रेड और वायलेट के बीच में सब लाइट के स्पेक्ट्रम रहते हैं। कौन से लाइट के स्पेक्ट्रम, विजिबल, जो हमारे आंखों से दिखते हैं। तो रेड के बाद आता है ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलेट, और इसके बीच में बहुत सारे लाइट्स रहते हैं। ठीक है, सो 0.7 माइक्रोमीटर, फिर 0.6 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर और 0.4 माइक्रोमीटर, इसके बीच में बहुत सारे कलर्स रहते हैं। जनरली इनफाइनाइट कलर्स आर अवेलेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज देखो कैसी होती है, ये नैनोमीटर्स में और ये माइक्रोमीटर में। तो माइक्रोमीटर में हम देखेंगे 0.7 माइक्रोमीटर, 1.6 माइक्रोमीटर, 1.7 माइक्रोमीटर, उसके बाद 1.6 माइक्रोमीटर, 1.5 माइक्रोमीटर, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7। 0.7 से स्टार्ट होता है विजिबल लाइट, तो 0.4 तक विजिबल लाइट रहता है। 0.4 माइक्रोमीटर मतलब 400 नैनोमीटर, और ये 0.3 बाद में। तो ये जो है फाइबर लाइट वेव स्पेक्ट्रम जनरली हम यहाँ तक यूज करते हैं। लाइट वेव स्पेक्ट्रम विजिबल एंड नॉन विजिबल। अब इसमें विजिबल भी है और नॉन विजिबल भी है। ओके, सो फाइबर ऑप्टिक केबल से हम विजिबल लाइट भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, या इनविजिबल भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। मतलब इंफ्रारेड भी हम फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट कर सकते हैं, और विजिबल लाइट भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द लाइट वेव स्पेक्ट्रम। और ये जो रहता है ग्रीन, जिसमें ज़्यादा एनर्जी रहती है, येलो या ग्रीन में पावर ज़्यादा रहती है। दिस इज ऑल अबाउट द लाइट वेव स्पेक्ट्रम, विजिबल एंड नॉन विजिबल। तो हमें फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का लाइट पोर्शन हमें यूज करना है, और उस लाइट पोर्शन में जो डिफरेंट वेवलेंथ के सिग्नल है उसको हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है फाइबर ऑप्टिक केबल से। ठीक है, so this is all about the electromagnetic spectrum and light spectrum that we are going to use
to establish a fiber optic communication. So if you have any doubt, you can ask.